दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे घटना चक्र बुक से लिया गया है ये इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और ये पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लगभग 30 से 35 प्रश्नों का डिस्कस हम करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। अगर ये सब प्रश्न आप देख लेते हैं तो पॉलिटी से अगर प्रश्न बनेंगे तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम में इसे रिकॉल कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किससे? जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। यानी कि भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म के द्वारा, रक्त संबंध या वंशाक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा या देशीकरण के द्वारा या किसी भी भूभाग पर भारत में सम्मेलन द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है और यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो नागरिकता संशोधन जो कानून पारित किया गया था वो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया था। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान किए और यह विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता अधिनियम 2019 से संबंधित नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया। प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 12 से 35। आगे हम व्याख्या की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रश्न संख्या आगे है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो इसमें से चारों ऑप्शन सही नहीं होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकार का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की व्यवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न तहत आते हैं: मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार। अतः विकल्प ई इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक प्रश्नों का उत्तर इसमें सही होगा। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? मौलिक अधिकार, कानून अधिकार और संवैधानिक अधिकार। अगले प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन से रीट लागू होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है, याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने का अधिकार होता है। यह व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा जाता है। यह किसी व्यक्ति के जबरन हिरासत में रखने का विरुद्ध होता है। आगे है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार या संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। यानी कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को प्राप्त है। यह अधिकार के संबंध में
उन्हें उपलब्ध है। ज्ञात तथ्य है कि संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति का अधिकार विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति की संपत्ति से वंचित न किया जा सकता है। यद्यपि गैर नागरिकों को भी प्राप्त यद्यपि यह संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, यानी राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, जो कि मूल संविधान के अनुच्छेद 19(1) के 4 के तहत नागरिकों को प्राप्त था। वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया तथा जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद में पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब पारित किया गया? आगे हम व्याख्या किए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? तो मौलिक अधिकार की मूल सूची में जो है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19। आइए हम इसको व्याख्या की ओर थोड़ा समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 का 1 क वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। आगे हम व्याख्या देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को न्यायिक कार्रवाई की जांच करती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावा की वैधता की जांच की जाती है। आयोग ने भी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प सी ही सही माना है, यानी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश करता है। व्याख्या की ओर देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 पे राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए।
ग्राम पंचायत के गठन, समान सिविल संहिता, कृषि एवं पशुपालन, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। तो इस प्रकार से इसका जो मिलान हो जाएगा वो सही मिलान होगा कि ग्राम पंचायतों का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 40 के तहत, समान सिविल संहिता जो होता है अनुच्छेद 44 के तहत, कृषि एवं पशुपालन का संगठन जो होता है अनुच्छेद 48 के तहत, और न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 50 के तहत, और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 के तहत। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। आइए व्याख्या की ओर ध्यान देते हैं ताकि हम चीज़ों को और भी अच्छी तरह से समझ पाएँ कि वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए सिंह समिति की गठन की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के क और उसके तहत अनुच्छेद 51 के क को संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु को बच्चों की शिक्षा से संबंधित को जोड़ा गया। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 32वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 15वें संविधान संशोधन या 46वें संविधान संशोधन। तो उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। व्याख्या देखते हैं कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान पर नया अध्याय जोड़ा गया है। ये हो जाएगा सी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महान्यवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप एग्ज़ाम से पहले इसे रिकॉल करके जाएंगे क्योंकि तो आप देख रहे हैं कितनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में खास करके बीपीएससी की जो परीक्षा है उसमें मल्टीपल टाइम ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो परामर्श देते हैं वो अटॉर्नी जनरल देते हैं। इसकी व्याख्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। यह भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के अधिकारी नहीं है लेकिन उन्हें भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। चूँकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद के सदस्य नहीं होता है, इसीलिए यह उपराष्ट्रपति भी हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता। इस दौरान यह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार हो। अगला प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लोकसभा के
चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। वहीं अगर राज्य सरकार में देखें तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, वही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा इसे घुमा करके दिया गया है, तो उत्तर सी हो जाएगा, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष तथा अनुच्छेद 84 ख के तहत लोकसभा और राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। आगे हम प्रश्न देखते हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के कम से कम 2 सत्र साल में बुलाए जाते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, तो कितनी अंतराल होनी चाहिए? तो 6 महीने के। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। व्याख्या की ओर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है। ऐसे तो ये क्वेश्चन 97-98 PSC की है, लेकिन करंट में भी जो है अभी उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा, जिसमें बिहार जो है वो 40 सदस्य लोकसभा में भेजते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 80 सदस्य लोकसभा में भेजते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। अगले प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि उच्च न्यायालय में यह 62 वर्ष निर्धारित है। अगला प्रश्न कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा। व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय यह है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति और प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा यह कभी भी राष्ट्रपति को संबंधित अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 500। व्याख्या है कि संविधान के अनुच्छेद 170(1) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अधिक और 60 से न्यूनतम सदस्यों से मिलकर बनेगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? ये अनुच्छेद 170 के तहत, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना के अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान करता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू के वितरण पर सिफारिश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग, जिसे नीति आयोग का नाम दिया गया है, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग की स्थापना जो हुआ वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग को संविधानेतर संस्था थी। इसकी संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों के वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। जनवरी 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न के केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की जो उम्र है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। व्याख्या देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 को प्रभावी हुई है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 ईस्वी में किया गया। 9वीं लोकसभा के आम चुनावों में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो ये चुनाव आयोग का है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग का है। इसके लिए वह कुछ मापदंड भी घोषित करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो वही हो जाएगा चुनाव आयोग को। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके लिए वह कुछ मापदंडों की भी घोषणा करता है। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों की व्यवस्थापिका के लिए, ये प्रश्न हो चुका है। तो इतना ही प्रश्न था दोस्तों, और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा में कोई भी एग्जाम हो जिसमें अगर पॉलिटी से प्रश्न पूछी जाती है तो रिपीटेड टाइम ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं और पॉलिटी के प्रश्न पूछी जा रही है तो आप इस वीडियो को एक बार रिकॉल कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।